Hello students, hello all of you. Myself Siddharth Singh, welcome you all in this online session. आज हम CUET के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने CUET के क्वेश्चंस पे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है वो सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सबसे पहला। देखो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर हम बात करें कि वहां पे एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आप लोगों ने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को अगर डिस्कस करा हो कि वहां पे एटम्स कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, और इसी एफसीसी के अंदर कुछ वॉइड्स क्रिएट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल बॉडी सेंटर पोजीशन पे प्रेजेंट होता है और एज सेंटर पोजीशंस पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमसे यहां क्वेश्चन पूछा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड का कि एफसीसी यूनिट सेल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं। देखो, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करूं, जैसे हमारी एफसीसी यूनिट सेल अगर मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, इस तरीके से हमने एफसीसी यूनिट सेल डिफाइन करी, तो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर 1/4 बॉडी डायगोनल पे, कॉर्नर से अगर आप बॉडी डायगोनल पे बढ़ो तो जो 1/4 डिस्टेंस होता है, उस 1/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक बॉडी डायगोनल बनाया, फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमने यहाँ पे एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ किया, तो इस बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पे, यहां से आप 1/4 डिस्टेंस पे आ जाओ, यहां लेट से कि यहां कहीं वो 1/4 डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, सिमिलरली यहां से भी 1/4 डिस्टेंस पे जाओगे तो यहां पे आपको एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल जाएंगे, एक इस एंड से और एक इस एंड से। अब एक बॉडी डायगोनल पे अगर दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं तो किसी भी एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। 4 बॉडी डायगोनल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे एफसीसी यूनिट सेल के अंदर। सिंपल सी बात थी, क्वेश्चन में पूछा हुआ था टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करूं, हमने लोकेशंस भी देख ली है, बॉडी डायगोनल से 1/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है, एक इस एंड से 1/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा, इस एंड से 1/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ गए, तो 4 बॉडी डायगोनल पे टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इस वाले केस में कितने आ जाएंगे? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स in a face centered unit cell that will be equal to 8। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। फिर चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, at a given temperature osmotic pressure of a concentrated solution of a substance is higher than a dilute solution, is lower than a dilute solution, is same as that of dilute solution and cannot be compared with the osmotic pressure of a dilute solution। देखो, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं पाई, तो आपने उसका एक एक्सप्रेशन सब बच्चों ने सुना होगा कि जो पाई होता है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज इक्वल टू CRT। वो अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस होते हैं तो उसमें वेंट ऑफ फैक्टर हम कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीजें अभी तो मेरे को बस कंपैरिजन कराना है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा, फॉर्मूले से इस कंपैरिजन का आंसर आ जाएगा। देखो, पाई इक्वल टू CRT के बराबर है। उसने बोला फॉर अ गिवन टेम्परेचर, मतलब इसके चेंज की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो मैं डिफाइन कर सकता हूं पाई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हायर द कंसंट्रेशन, हायर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर अगर मैं डिफाइन करूं, तो इसने सिंपल से एक स्टेटमेंट बोला है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो ऑब्वियसली इसके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, कंसंट्रेशन कम है, तो उसके कंपैरेटिवली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि
at a given temperature osmotic pressure of a concentrated solution is higher than that of a dilute solution. तो ये हमारा आंसर आ गया. एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज हायर देन दैट ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. सिंपल सी एक बात थी कि यार ऑस्मोटिक प्रेशर का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, पाई इक्वल टू CRT के बराबर होता है, मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा. अब अगर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम. तो मैंने डिफाइन कर दिया कि अगर कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है सब्सटेंस तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होगा देन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. सिंपल सा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला है व्हाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, और फिर ऑप्शंस बनाए हुए हैं. PbSO4 एट एनोड इज रिड्यूस्ड टू Pb, lead sulfate is in at cathode is reduced to Pb, PbSO4 at cathode is oxidized to Pb, या फिर PbSO4 at anode is oxidized to PbO2. इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है. लेड स्टोरेज बैटरी की बात हो रही है, उसकी भी चार्जिंग की. चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की दो अलग अलग रिएक्शन इस केस में होती है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इसको डिस्कस करते हैं. देखो, लेड स्टोरेज बैटरी की अगर मैं चार्जिंग की रिएक्शन की बात करूं तो एनोड और कैथोड पे इसकी दो अलग अलग रिएक्शंस होती हैं. एनोड पे लेड स्टोरेज बैटरी में PbSO4 का ऑक्सीडेशन होता है इनटू PbO2 और कैथोड पे PbSO4 का रिडक्शन होता है इनटू Pb. मतलब रिएक्शंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो कुछ इस टाइप की है कि ये PbSO4 है हमारे पास. कैथोड पे अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होता है इनटू Pb और ये सल्फेट आयन एज इट इज है. और अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन की बात करूं व्हाइल चार्जिंग तो रिएक्शन होती है PbSO4, ये कन्वर्ट होता है PbO2 में प्लस H प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये हमारे पास रिएक्शंस हैं एट कैथोड एंड एनोड व्हाइल चार्जिंग. जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्जिंग पे क्या होगा तो डिस्चार्जिंग पे बस उल्टा हो जाता है. मतलब इसकी जो आप ओवरऑल रिएक्शन बनाओगे वो अगर चार्जिंग की रिएक्शन है तो डिस्चार्जिंग में ये बस रिवर्स हो जाएंगी. मतलब इनका ये जो कैथोड पे जो PbSO4 का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाएगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग में. यहां हमसे पूछा हुआ था व्हाइल चार्जिंग ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी क्या कहानी हो जाती है. तो चार्जिंग में कैथोड पे जो PbSO4 होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होता है इनटू Pb एट कैथोड एंड PbSO4 ऑक्सीडाइज होता है इनटू PbO2. तो मैंने रिएक्शन देखे, पहला था PbSO4 एट एनोड इज रिड्यूस टू Pb. एनोड पे इसका रिडक्शन तो हो नहीं रहा, एनोड पे तो वो ऑक्सीडाइज होगा. फिर अगला है PbSO4 एट कैथोड इज रिड्यूस टू Pb. यस, ये मैच कर रहा है. देखो रिएक्शन यही तो है, PbSO4 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb में रिड्यूस हो रहा है. तो यस, इट इज द करेक्ट आंसर. PbSO4 एट कैथोड इज रिड्यूस टू Pb. ये केस यहां पर आ गया हमारे पास. थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि लेड स्टोरेज बैटरी में व्हाइल चार्जिंग PbSO4 कैथोड पे रिड्यूस्ड होता है इनटू Pb एंड PbSO4 ऑक्सीडाइज होता है इनटू PbO2. ये वाला ऑप्शन मुझे मिल गया कि PbSO4 एट कैथोड इज रिड्यूस टू Pb. ये इसका करेक्ट आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 1.26 इंटू 10⁻14 सेकेंड. हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर 100% कंप्लीशन. देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर आप एक्सप्रेशन याद करो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का 50% कंप्लीशन दिया है तो मैं सोचूंगा कि यार 50% दे रखा है तो K निकलेगा, क्योंकि T हाफ का फॉर्मूला 0.693/K, फिर K को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेकिन उससे पहले इसने बात करी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 100% कंप्लीशन की, मतलब कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन पे जा रहा है.
बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें एक्सप्रेशन अगर याद हो, T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई एटी। ए नॉट यहां पर क्या होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, और ये एटी क्या होता है, लेफ्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो बची हुई कंसेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, लेफ्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो देखो T इक्वल टू 2.303 के लॉग ए नॉट बाई एटी, अगर मैं रिएक्शन के कंप्लीशन की बात कर रहा हूं, मतलब लेफ्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। ये वाली टर्म खत्म, 1/0, ये पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो मतलब मैं डिफाइन कर सकता हूं कि अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के 100% कंप्लीशन की बात कर रहे हो, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो इस वाले केस में आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाएगा। तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीशन के लिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डी पार्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो सीयूईटी में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दो अलग अलग चीजें हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब बल्क तक कोई सब्सटेंस चला गया, एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस पे किसी सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो गया। जैसे अगर कोई मेटल सरफेस है और उस मेटल सरफेस के ऊपर आपने कोई एक गैस एडजॉर्ब करवा दी, तो वो सरफेस के ऊपर आ गई गैस, दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। और वही अगर कोई ऐसा केस बने जिसमें वो बल्क तक, अंदर तक उसकी कंसेंट्रेशन पहुंच जाए, देन दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। जैसे इन चार ऑप्शंस में अगर मैं बात करूं कि वाटर ऑन सिलिका जेल, वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑन फाइनली डिवाइडेड निकल, ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस, तो ये तो वही वाले केसेस हो गए। देखो, मेटल सरफेस के ऊपर अगर कोई गैस आएगी तो सरफेस पे ही एक्यूमुलेट होगी, अंदर तक तो जाएगी नहीं। वही फाइनली डिवाइडेड मेटल ऑन हाइड्रोजन, वही केस है, सरफेस के ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाएगी। सिमिलरली सिलिका जेल भी वाटर को सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसने तो हमसे पूछा है कि एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन बताओ, तो एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन यहां पर है वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन, आंसर हो जाएगा वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये सरफेस केमिस्ट्री का एक इजी ही क्वेश्चन था, एक सिंपल सा, मैं पता होना चाहिए बस। फिर मेटलर्जी का अगला क्वेश्चन है कि इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3 is oxidized to aluminum, graphite anode is oxidized to carbon monoxide and carbon dioxide. Oxidation state of oxygen changes in the reaction at anode. Oxidation state of oxygen changes in the overall reaction involved in the process. देखो, अगर मैं मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम की बात करूं तो वहां पर हमारे पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, जिसकी कार्बन से हम रिएक्शन करा के उसे एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसे इस टाइप की रिएक्शन है, ये हमारे पास है Al2O3, इसकी रिएक्शन हमने करवाई कार्बन के साथ, ये बना एल्यूमिनियम, और प्लस में इस वाले केस में आ जाएगा CO2। अब ये जो कार्बन है वो यहां से इस ऑक्सीजन को हटा के CO2 की फॉर्म में जा रहा है। अच्छा, सिर्फ CO2 की फॉर्म में नहीं जाता है। अच्छा, एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं एल्यूमिनियम की, तो देखो एल्यूमिनियम यहां पर +3 की स्टेट में है, ठीक है। इस पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन डाले, एल्यूमिनियम +3 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके एल्यूमिनियम सॉलिड की फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा। एल्यूमिनियम +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, एल्यूमिनियम सॉलिड की फॉर्म में डिपोजिट। तो मैंने यहां डिफाइन करा कि एल्यूमिनियम +3 का तो इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है। यहां स्टेटमेंट है एल्यूमिनियम +3 इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्यूमिनियम, ये तो गलत हो गई, फर्स्ट तो नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पे तो देखो कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन यहां भी ऑक्साइड की स्टेट में O2- की स्टेट में है, और जब इससे इधर कन्वर्ट हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड O2- की स्टेट में है, किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये तो ऐसी एलिमिनेट हो गई दोनों। कार्बन की बात करी जाए तो ये यहां पर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन के साथ इंटरेक्ट करके CO का भी फॉर्मेशन करता है, एज वेल एज CO फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू CO2 होता है।
तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिएक्शन। तो ये मेटलर्जी का एक क्वेश्चन था, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम से, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से जो हम एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये सब चीजें बेसिक पार्ट है। जैसे ऑक्साइड आयन की बात करूं तो यहां पर भी ये O2 माइनस आयन ऑक्साइड आयन है, रिएक्शन हो गई तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन की स्टेट में है। मतलब अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं दोनों केसेस में, तो पूरी रिएक्शन में उसमें किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आया है। तो ये हुआ मेटलर्जी का एक क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। देखो H3PO2 की अगर हम बात करें तो H3PO2 में pH बॉन्ड्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रिडक्शन, उसके रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए। दूसरे सब्सटेंस को वो जो रिड्यूस करेगा उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट होता है वो pH बॉन्ड्स होते हैं। जितने ज्यादा pH बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा उसका रिड्यूसिंग बिहेवियर होगा। जैसे एक क्वेश्चन भी आता है कि H3PO2 और H3PO3 में किसका रिड्यूसिंग बिहेवियर ज्यादा होगा। तो ये जो H3PO2 होता है जिसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोला जाता है, इसका स्ट्रक्चर होता है P, यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे ये OH, यहां पे ये H और यहां पर ये H होगा। तो P डबल बॉन्ड O, OH, H और ये H। तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ pH बॉन्ड की बात करूं तो एक ये वाला pH बॉन्ड हो गया, सिमिलरली एक ये वाला pH बॉन्ड हो गया। तो दो pH बॉन्ड यहां पर अवेलेबल हैं इस वाले केस में। तो जितने ज्यादा pH बॉन्ड उतना ज्यादा उसका रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो अब ऑप्शंस पे आते हैं। कह रहा है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए तो pH बॉन्ड जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप एंड 1 pH बॉन्ड, तो ये तो गलत है, एक pH बॉन्ड थोड़ी है, यहां पे तो 2 pH बॉन्ड की प्रेजेंस है फॉर इट्स रिड्यूसिंग बिहेवियर। फिर सी पार्ट करेक्ट है जिसमें ये 2 pH बॉन्ड्स की बात कर रहा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया इस केस में हमारे पास, दैट प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड इज द रीजन फॉर इट्स रिड्यूसिंग बिहेवियर। जो H3PO2 होता है उसमें 2 pH बॉन्ड होते हैं, इसीलिए उसका रिड्यूसिंग बिहेवियर ज्यादा होता है। H3PO3 पे अगर मैं जाता, जैसे ये तो क्वेश्चन H3PO2 का है, अगर मैं H3PO3 पे चला जाऊं तो उसमें यहां पे एक और OH लिंकेज आ जाएगी, तो 2 POH बॉन्ड हो जाएंगे, एक ही pH बॉन्ड बचेगा। तो यहां पे इसने पूछा था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 किसकी वजह से होता है, तो आंसर आ जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज 2 pH बॉन्ड, जो उसके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर का रीजन है। तो ये हमारे पास एक P ब्लॉक का बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने बोला है कि व्हेन KMNO4 solution is added to a oxalic acid solution, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time because। देखो KMNO4 की रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ किस तरीके से होती है। जैसे अगर मैं इनके आयंस को कंसिडर करूं तो ये जो MnO4 माइनस है, जिसको आप परमैग्नेट बोलते हो, पोटेशियम परमैग्नेट का आयन है परमैग्नेट आयन, इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं ऑक्सलेट आयन के साथ, ऑक्सैलिक एसिड का आयन ये ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, इसकी रिएक्शन में MnO4 माइनस यहां पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है और ये C2O4 2 माइनस दैट इज ऑक्सैलिक एसिड के एनायन ऑक्सलेट आयन को, जहां पे ये कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो MnO4 माइनस है वो यहां इस केस में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बन ऑक्सलेट के जो कार्बन को +3 से +4 में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद ये रिड्यूस हो जाता है यहां इस वाले केस में इनटू Mn+2 आयन, खुद ये रिड्यूस हो गया इनटू Mn+2 आयन। तो अब ये कह रहा है कि इनिशियली तो ये रिएक्शन स्लो होती है, लेकिन एक टाइम के बाद ये जो रिएक्शन है वो फास्ट स्पीड अप हो जाती है। The reaction in the beginning is slow but becomes instantaneous after some time because। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि इस रिएक्शन के अंदर जैसे जैसे मिक्सचर के अंदर Mn+2 बनता चला जाता है, ये जो Mn+2 होता है इट एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट ऑफ द रिएक्शन।
ये रिएक्शन के ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। मतलब जब कैटलिस्ट आप बाहर से ना डालो, जब रिएक्शन हो उससे जो प्रोडक्ट बने वो अपने आप ऑटोमेटिकली अगर उनमें से कोई एक कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाए तो हम उसे ऑटो कैटलिस्ट बोल देते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए जो Mn+2 होता है वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है। इस रिएक्शन का वो प्रोडक्ट है Mn+2। तो ये इस रिएक्शन में एज अ ऑटो कैटलिस्ट काम करता है और जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, कैटलिस्ट अमाउंट बढ़ता है, ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो यही रीजन है Mn+2 के ऑटो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने का, जिसकी वजह से ये रिएक्शन इनिशियली तो स्लो होती है, क्योंकि इनिशियली Mn+2 की कंसंट्रेशन तो होगी नहीं, जब स्टार्ट नहीं हुई तो खत्म है, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते फिर ये जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो रिएक्शन बिकम्स इंस्टेंटेनियस। तो ये हमारे पास आंसर आया अगले क्वेश्चन का कि यहां पर Mn+2 एक ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करता है फॉर स्पीडिंग अप द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लीगेंड। देखो लीगेंड की तरह एक्ट करना है, एक सेंट्रल मेटल आयन है, उस सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, तो उस पे इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए ना। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो सेंट्रल मेटल आयन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। यहां इस केस में अगर मैं बात करूं तो NO की बात करेंगे, बस देखते जाओ किस किस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। जिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है उसकी कहानी खत्म, वो लीगेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकता। देखो NO पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर की प्रेजेंस है, NH2 CH2 CH2 NH2 पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर की प्रेजेंस है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। CO पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर की प्रेजेंस है। लेकिन जो अमोनियम आयन है, NH4+ आयन है, ये हमारे पास नाइट्रोजन NH4+ की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है H H H H के साथ और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इट डू नॉट कैरी एनी लोन पेयर। जैसे अमोनिया है, उसको H+ के कांटेक्ट में ले आया तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अमोनिया ने H+ को दे दिया तो NH4+ आयन बन गया। तो अब इस पे एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हम नाम देते हैं कि ये लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता। अब मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, अमोनियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई इट डू नॉट एक्ट एज अ लिगेंड। तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन था कि अमोनियम आयन जो है वो एज अ लिगेंड काम नहीं कर रहा क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन पेयर की प्रेजेंस नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विद दिस सिंबल इज एसिमेट्रिक। देखो एसिमेट्रिक सिंपली अगर मेरे पास कोई एक कार्बन है और मुझे उसको एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक देखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट तो एसिमेट्रिक, जिसके लिए आप कायरल वर्ड यूज कर सकते हो। अगर कोई कार्बन कायरल है तो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसके चारों डिफरेंट बॉन्ड्स हो, जिनके साथ वो कनेक्टेड है, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर अलग अलग हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है एंड हेंस इट इज एसिमेट्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास एक कार्बन है, बस आप कार्बन को देखते जाओ, चारों बॉन्ड्स अगर उसके अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से बने हुए हैं तो उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और वो एसिमेट्रिक होगा। जैसे इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन Cl Br I, सारी वैलेंसीज अलग अलग आ रही हैं, दैट मींस इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लो मेरे पास एक अल्फाबेट A है और इस अल्फाबेट A को लेट सपोज मैंने यहां से बीच में से काट दिया, तो दोनों तरफ जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ आइडेंटिकली तो होगा, कुछ इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा यहां इस वाले केस में। तो अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल हो रहा है यहां पर इस वाले केस के अंदर, तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि ये वाला जो इस केस में डिवीजन हुआ है इस प्लेन के अलोंग ये सिमेट्रिकली बटा, और अगर ये इस प्लेन के अलोंग सिमेट्रिकली बट रहा है तो इसको आप एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो, एक इमेजिनरी प्लेन जिसके अलोंग अगर आप मॉलिक्यूल को कट करते हो और वो इक्वल डिविजन्स में बट जाए, देन दैट इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री।
तो बस आपको इसके लिए क्या चेक करना होता है, एक सिंपल सा केस जो मैंने यहां पे बताया कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स में देखना है तो एक ऐसा कार्बन ढूंढ लो, जैसे एक कार्बन के ये मॉलिक्यूल्स है, तो एक कार्बन के मॉलिक्यूल में ऐसा कार्बन डिफाइन कर लो जिसके चारों बॉन्ड्स अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बने हैं, तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी और वो एसिमेट्रिक होगा। जैसे फर्स्ट केस मैंने देखा, हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, चारों अलग अलग हैं, तो इसके अलोंग में डिफाइन कर सकता हूं कि ये कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रखता, तो कार्बन एसिमेट्रिक है। फिर दूसरे पार्ट पे गए, यहां पे हमारे पास ये जो कार्बन है इसके चारों बॉन्ड देखो, DCl, Br, I, चारों अलग अलग आ रहे हैं, और चारों अलग अलग आ रहे हैं, दैट मीन्स ये भी एसिमेट्रिक होगा क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। इसमें बात करें तो हाइड्रोजन CH3, C2H5, OH, चारों बॉन्ड्स अलग अलग, इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो यहां ये वाला भी एसिमेट्रिक हो जाएगा। लास्ट फोर्थ पार्ट की अगर बात करी जाए तो यहां पर देखो मिथाइल C2H5 अलग अलग, बट ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं ये तो आइडेंटिकल बॉन्ड्स आ गए, आइडेंटिकल एटम से बने हुए बॉन्ड्स आ गए। तो अगर दो एटम यहां पर आइडेंटिकल लगे हुए हैं मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, एंड हेंस दिस इज नॉट अ एसिमेट्रिक कार्बन। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन की प्रेजेंस है, बट जो फोर्थ ऑप्शन है उस पे जो ये दो हाइड्रोजन CH बॉन्ड्स बने हुए हैं वो आइडेंटिकल है, एंड हेंस इट डू नॉट कंटेन एनी एसिमेट्रिक कार्बन। तो एक आइसोमेरिज्म बेस्ड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कौन स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता है। तो इसको समझते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा। हमारे पास OH माइनस, OR माइनस, C6H5O माइनस एंड दिस O माइनस विद NO2 जो एक टाइप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस। देखो स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास OH इसके ऊपर माइनस है, या फिर OR इसके ऊपर माइनस है, C6H5 मतलब ये फिनाइल रिंग है, इसके ऊपर O माइनस है, और ये लास्ट ऑप्शन है इस तरीके से, यहां पर O माइनस और इसकी मेटा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ग्रुप लगा हुआ है। देखो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे इस रिस्पेक्ट में मैं अगर बात करूं तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी आगे कितनी ज्यादा होगी, उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है तो स्ट्रॉन्ग बेस, और आगे किसी डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी वो कम रखता है तो वीक बेस। जैसे H+ को मुझे डोनेट करना है, बेस की बात कर रहे हैं, H+ को डोनेट करना है, तो अगर मेरे को यहां पर टेंडेंसी इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कंपेयर करानी है तो देखो कैसे कैसे करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां केस लिया कि ये जो O- है इसका नेगेटिव चार्ज तो यहां विद इन द मॉलिक्यूल रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ऊपर से इस पे NO2 जैसे विड्रॉइंग ग्रुप्स भी लगे हुए हैं। तो अगर यहां पर इसका नेगेटिव चार्ज विड्रॉ हो रहा है, मॉलिक्यूल ने उसको इंटरनली अपने अंदर खींच लिया और वो मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स्ड हो गया, तो उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो अवेलेबल जितना हो सकता था उतना नहीं होगा। और अगर रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होने लगा मॉलिक्यूल पे तो खुद के पास कम होगा। जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो रही है रेजोनेंस की वजह से, तो आगे कैसे डोनेट कर पाएगा। तो यहां पर मैं डिफाइन कर सकता हूं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के आंसर में ये दोनों केस तो बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि यहां पे जो O- है वो रेजोनेंस में मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स्ड हो गया, ऑक्सीजन पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। फिर अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, OH- एंड RO- की बात करते हैं। देखो OH- यहां ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव हैं वो किसी तरीके से रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहां पे जो ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक्सटेंट बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो आगे वो डोनेट भी ज्यादा कर पाएगी।
तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसीज कंपेरेटिवली ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू OH माइनस आयन। तो मैं आंसर डिफाइन कर सकता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का, दैट OR माइनस इज कंपेरेटिवली, इन चारों में कंपैरिजन डिफाइन किया जाए तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो ये एक GOC का क्वेश्चन था जिसमें हम स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस के कंपैरिजन जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे करते थे उसको हमने यहां पे डिस्कस करा है। बाकी इसका कंपैरिजन हम एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ से भी करवा सकते हैं कि कोई एक एसिड है, अगर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, या कोई एक एसिड है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वीक है, दैट मींस जो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। आप उससे भी कंपैरिजन इसका देख सकते हो। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी को कंपेयर करा लो, या फिर इनको प्रोटोनेट करा के इनकी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करा लो। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो बेसिक नेचर उसके कॉन्जुगेट बेस का कम, और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम तो उसके कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड को किसके साथ ट्रीट किया जाता है। देखो क्लेमेंसन रिडक्शन में जैसे आपको एक बात याद होगी, अगर मैं क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करूं कि हमारे पास कोई भी, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कीटोन, कीटोन में मान लो हमने एसीटोन या प्रोपेनोन कह सकते हो, हमने वो ले लिया। जब आप प्रोपेनोन की रिएक्शन करवाते हो ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक अमलगम लिया ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहां पर क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्डो है ये यहां से ब्रेक डाउन हो जाता है, C डबल बॉन्डो ग्रुप यहां से हट जाता है और इस पे आके हाइड्रोजन्स एड अप हो जाते हैं, इस पे आके हाइड्रोजन एंड इट कन्वर्ट्स टू एल्केन। जो हमारे पास एसीटोन था, इसको आप एसीटोन बोल सकते हो, इसको आप प्रोपेनोन बोल सकते हो। ये जो एसीटोन या फिर जो ये हमारे पास प्रोपेनोन था ये कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले केस में किसमें, प्रोपेन में। तो इस रिएक्शन को ही हम क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन। अब इसने पूछा कि क्लेमेंसन रिडक्शन में जो कार्बोनिल कंपाउंड है आप उसे किसके साथ ट्रीट करा रहे हो, तो देख लो ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ। जो जिंक का अमलगम है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ करा रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ZnHg जिंक अमलगम प्लस HCl, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। रिएक्शन ऑफ जिंक अमलगम प्लस HCl इज द रिएजेंट जिसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड को इनके साथ ट्रीट करा के सिंपली कन्वर्ट करते हैं इनटू एल्केन्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एसिड एनहाइड्राइड को जब आप प्राइमरी अमीन के साथ ट्रीट कराते हो तो ये किसका फॉर्मेशन करता है। देखो एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप आपको याद होंगे, जैसे मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे हम वाटर एलिमिनेट करा देते हैं यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वो एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने कोई भी एक एनहाइड्राइड एग्जांपल ले लिया, RC डबल बॉन्डो, यहां O है, C डबल बॉन्डो और यहां पे मैंने बना दिया R डैश, RC डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो R डैश, ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन हमने कराई RNH2 के साथ। देखो RNH2 एक हमारे पास अमीन है, इसकी रिएक्शन हम RC डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो R डैश एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं। देखो रिएक्शन सिंपल होती है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पर इस केस में ये यहां पर देखो इस केस में कैसे रिएक्ट करता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है। जैसे अगर मैं वन गो में दिखा रहा हूं कि रिएक्शन किस तरीके से होगी, RNH2 यहां से एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद आएगा ऑक्सीजन पे माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा है। फिर उसके बाद ये O माइनस नीचे सेकेंड स्टेप में और इस लिविंग ग्रुप को यहां से बाहर निकाल देता है, R डैश C डबल बॉन्डो O माइनस यहां से अलग हट जाता है और जो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आया होगा
वो यहां से इस हाइड्रोजन को एज अ H+ आयन अपने साथ यहां से रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से RN में वो वापस कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए। तो इस वाले केस में देखो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आएगा इस वाले केस में सिंपली R, ये जो N है उसने अटैक करा, ये बना इस वाले केस में C डबल बॉन्डो और इसकी बॉन्डिंग इस R के साथ हो गई, प्लस में ये जो R' C डबल बॉन्डो O- है ये यहां से लीव आउट करेगा और एक H एज अ H+ आयन निकला, अपने नाइट्रोजन ने इसको यहां से रिमूव करा है H+ को अपने पॉजिटिव चार्ज को यहां से हटाने के लिए। जैसे अगर मेरे को इनके प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, मान लो ये R है, C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो, ये R है, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं R' NH2 के साथ, मतलब प्राइमरी अमीन के साथ मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं। डायरेक्ट मुझे प्रोडक्ट बनाने हैं तो क्या कर सकते हो, तो आप सिंपली यहां पे क्या करो, इस वाले बॉन्ड को यहां से इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दो, ये वाले बॉन्ड्स को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दो, R C डबल बॉन्डो NH R', इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इस वाले केस में R C डबल बॉन्डो, ये R C डबल बॉन्डो, ये हो गया R C डबल बॉन्डो, और इसकी बॉन्डिंग इस नाइट्रोजन के साथ हो जाएगी, तो यहां नाइट्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग करा दी और इसके पास है R', और इतने पार्ट से R C डबल बॉन्डो OH कार्बोक्सिलिक एसिड इस पार्ट से हट जाएगा। तो इसने क्वेश्चन में पूछा, अच्छा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, आप देखो इसमें ध्यान से बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप है R C डबल बॉन्डो N, C डबल बॉन्डो N फंक्शनल ग्रुप को हम नाम देते हैं अमाइड फंक्शनल ग्रुप का। तो इसने यही पूछा था कि एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर हम प्राइमरी अमीन के साथ कराते हैं तो उससे कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा उस वाले केस में दैट अमाइड फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा जब आप एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन इस केस में अमीन्स के साथ कराते हो। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लो डेंसिटी पॉलीथीन। देखो ये तो सिंपल सी एक याद रखने वाली बातें हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन की, कि एक ब्रांच्ड नेटवर्क होता है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा टफ होता है, टफनेस होती है उसके अंदर, हार्ड नहीं होता और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो आप एनसीईआरटी से ही इसको, अगर लो डेंसिटी पॉलीथीन का वो जो पैराग्राफ उन्होंने दे रखा है एनसीईआरटी में उतना भी जिसमें रीड कर रखा है, उसके लिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये टफ पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, हार्ड है कि क्या है, सॉफ्ट है या हाई ब्रांच्ड है या कम ब्रांच है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसने पूछा था नॉट ट्रू, तो आंसर हो जाएगा कि ये हार्ड नहीं होते, टफनेस होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन हार्ड नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। पॉलीमर का ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं इन वाटर, तो एक सिंपल सी बात है, अगर जैसे OH- है उसको रिएक्ट करना है किसी एक एसिड के साथ जिस पे एक H+ है, वो H+ निकल के कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। तो अगर कॉन्जुगेट बेस में आने वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल है एज कंपेयर टू OH- आयन, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर कॉन्जुगेट बेस में आने वाला नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू OH- आयन, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्या बोला मैंने? मैं कह रहा हूं कि आप रिएक्शन करा रहे हो NaOH की किसी एक एसिड के साथ। मैंने आपसे बोला कि आपने NaOH की एक रिएक्शन कराई किसी एक एसिड के साथ, मैंने यहाँ पे कोई भी A और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया H, ये एसिड एक हाइड्रोजन है और ये O जिसके साथ कनेक्टेड है, जिसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो देखो रिएक्शन ऐसी तो होती है कि ये जो OH- है वो इस H+ को एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, H2O, और यहां पर A और Na, ये Na बन जाता है। मतलब इस वाले केस में जो नेगेटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन पे हुआ करता था, अब वो नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, ए पे। अब अगर ए पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है ओ के नेगेटिव से, तो रिएक्शन हो जाएगी आगे वाली डायरेक्शन में। लेकिन अगर ए पे नेगेटिव चार्ज इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ओ पे नेगेटिव चार्ज जो NaOH का O है, तो फिर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेजरली प्रोसीड नहीं करती है। अब इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर ये A- स्टेबल है
तो ये रिएक्ट करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन अगर ये A- स्टेबल नहीं है तो फिर ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसके कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं जाएगी। अब जैसे इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं, C6H5CH2OH, C2H5OH, CCH3 होल थ्राइस OH एंड C6H5OH। देखो अगर मैं यहां पर ढूंढ रहा हूं कि वो वाला नेगेटिव चार्ज जिसके H निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो नेगेटिव चार्ज अगर वो इससे ज्यादा स्टेबल होगा तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाएगी। तो देखो इन सभी में से जो हमारा ए ऑप्शन है दैट इज C6H5OH, इसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ कराई तो ये हमारे पास हो गया OH माइनस आयन। ये OH माइनस आयन इसके H को एक्सेप्ट कर लेता है और ये बनता है, ये हमारे पास आ गया बेंजीन के ऊपर O माइनस, मतलब जो फिनोल था वो कन्वर्ट होगा फिनॉक्साइड आयन में, और ये यहां से H प्लस और OH माइनस आयन के कॉम्बिनेशन से H2O बाहर। जैसे अगर आप इसकी रिएक्शन Na प्लस OH माइनस आयन के साथ करा रहे हो तो यहां O माइनस के साथ Na प्लस आ जाएगा। जो ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH फिनोल है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले केस में सोडियम फिनॉक्साइड में। जो फिनोल है वो कन्वर्ट होगा सोडियम फिनॉक्साइड में। अब देखो सोडियम फिनॉक, पहले ऑक्सीजन पे माइनस था NaOH के, और अब मेरे पास ऑक्सीजन पे माइनस है जो फिनोल फिनॉक्साइड आयन बन चुका है। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसे इस वाले केस में रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन NaOH में जो OH माइनस आयन था इसको कोई किसी टाइप की रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं मिली। तो मतलब ये वाला कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ये जो है वो रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। बाकी किसी भी केस में आप चेक कर लो, कोई कॉन्जुगेशन कोई रेजोनेंस नहीं आ रही। उल्टा ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके O माइनस को और अनस्टेबल कर सकते हैं। इसीलिए अगर मैं पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यहां कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसीलिए ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस वाले केस के अंदर। ये हो गया हमारे पास एक जीओसी बेस्ड क्वेश्चन। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। कौन से सॉलिड्स हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स नहीं होते हैं। चेक करते हैं इसको। देखो अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करूं, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, I2H2O है, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो जनरली चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। चार्ज कैरियर्स जैसे हम आयंस की बात करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर मोबाइल होंगे या फिर चार्ज कैरियर्स में आयंस की अगर मैं बात करूं वो मोबाइल होंगे, मूवेबल होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। या मिक्स कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आयंस। तो ऐसे केस में अगर मेरे को चेक करना है कि कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है और कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, तो सिंपल सी कहानी है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस मिल जाएं तो वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे, मतलब वो सब मटेरियल जो होगा वो कंडक्टर हो जाएगा। जैसे यहां पे चेक करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम, टाइटेनियम ऑक्साइड, I2 और H2O। देखो H2O सॉलिड की बात करूं तो इसमें कोई फ्री आयंस नहीं होते, इसीलिए H2O सॉलिड ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो नहीं कर रहा। I2 सॉलिड की बात की जाए तो इसमें भी कोई फ्री आयंस या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन एज सच नहीं है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करेगा। वही अगर मैं बात करूं टाइटेनियम ऑक्साइड TiO, इसके पास D में पार्शियली फिल्ड D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मैग्नीशियम की बात करूं, ये भी एक मेटल है, लूजली इलेक्ट्रॉन्स रखता है, वो मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इज पॉसिबल। तो मैग्नीशियम एंड TiO टाइटेनियम ऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन C एंड D, दैट I2 एंड H2O विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस केस। तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल।
कह रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी, इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा। देखो पैकिंग एफिशिएंसी हम जैसे फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझूं तो यही तो है कि जैसे अगर मैं इस रूम में हूं और इस रूम में एटम्स मैंने बहुत सारे फिल कर दिए, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया एटम ने विद रिस्पेक्ट टू द टोटल स्पेस अवेलेबल। जैसे जब हम 3 डायमेंशनल नेटवर्क में पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम उसे वॉल्यूम से पढ़ते हैं, 2 डायमेंशनल में एरिया से पढ़ते हैं, 3 डायमेंशनल में हम पढ़ते हैं कि एक रूम के अंदर कितना वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाई कर दिया डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। कोई भी एक यूनिट सेल है उसमें एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या है, दैट इज सिंपली नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। फ्रैक्शन आ जाता है पैकिंग एफिशिएंसी का, 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो परसेंटेज आ जाता है। जैसे अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं, बॉडी सेंटर्ड की बात करूं या फेस सेंटर्ड की बात करी जाए, तो सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर के अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है सिंपल क्यूबिक में आती है 52.4% के अप्रॉक्स आती है, नियरली 52.4% है। ऐसी बीसीसी में नियरली ये जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो अप्रोक्सीमेटली 68% के आसपास आता है, और जो पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी है वो नियरली 74% के आसपास आता है। मतलब आप इसे ऐसे सिंपली फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो, जैसे अगर मुझे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो फॉर्मूला होता है Z कि कितना एटम कंट्रीब्यूटेड है। जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए अगर मैं Z की वैल्यू की बात करूं तो 1 होती है, 1/8 फ्रॉम द कॉर्नर, और ऐसे 8 कॉर्नर हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इसके लिए Z वैल्यू 1, Z वैल्यू 2, Z वैल्यू 4 होती है। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी Z इनटू, अगर मैं स्पीयर अज्यूम कर रहा हूं एक एटम को, तो ये वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्यूबिक यूनिट सेल है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, इस केस में ये आ जाएगा हमारे पास 100। तो ये परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी पे जब हम इन्हें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सिंपल क्यूबिक के लिए वो आंसर 52% आता है, बीसीसी के लिए 68% और एफसीसी के लिए जो वो आंसर आता है वो 74% का आता है। तो अगर मुझे ऑर्डर अरेंज करना है तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी देखो एफसीसी में आ रही है 74%, दूसरे नंबर पे पैकिंग एफिशिएंसी 68% बीसीसी में, और तीसरे नंबर पे पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक में है। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक की लीस्ट, बीसीसी, देन एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी इस वाले केस में आएगी। फिर नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है। ये तो एक इतना सिंपल क्वेश्चन था कि जब हम स्टार्ट ही करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन की शुरुआत इससे होती है, तो ये तो गलत होने का चांस इसमें बनता नहीं है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारे हम मेनली 4 टाइप की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेनली डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर कितने ज्यादा या कितने कम है उसके नंबर पे डिपेंड करने वाली जो प्रॉपर्टीज होंगी दैट इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर से लेना देना है उसका, इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसका नेचर क्या है, क्या चीज है, कैसे है, क्या हो गया, वो सारी चीजें नहीं, नंबर। अब वो नंबर किसी भी रिस्पेक्ट में बढ़े घटे उसी हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदलती हैं, एसोसिएट कर जाएं, डिसोसिएट कर जाएं, आप ज्यादा डाल दो, कम कर दो, डाइल्यूट कर दो, तो उसके नंबर पे डिपेंड करने वाली जो कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम सिंपली नाम दे देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ्स फैक्टर फॉर KCl, NaCl, K2SO4 रिस्पेक्टिवली आर। देखो वेंट हॉफ फैक्टर की अगर मैं बात करूं, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही एक स्टेप क्वेश्चन है, उसी से अगला ही एक स्टेप आ जाता है। जब देखो एक आपके पास सोल्यूट है ग्लूकोज, आपने मान लो 1 मोल ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व कर दिया, पानी में डिसॉल्व करने के बाद आपको 1 मोल की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल गई, तो आपने वो 1 मोल डाला था, 1 मोल ही आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व हुई।
लेकिन मान लो आपने 1 मोल NaCl लिया और पानी में उसको डाल दिया। डालने के बाद जब आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजरमेंट्स करी तो वो 1 मोल की वजह से नहीं आई, आंसर उतना आ रहा था जितना 2 मोल सॉल्यूशन के अंदर पहुंच गया होगा। उसका रीजन ये था कि जब आप NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो ये आयोनाइज कर जा रहा है Na+ एंड Cl-, मतलब आप डाल रहे हो इसके 1 मोल, जो वाटर के अंदर आयोनाइज कर जा रहा है 1 मोल Na+ आयन में एंड 1 मोल Cl- आयन में। ये हो गया केस ऑफ डिसोसिएशन। जैसे आपके पास अगर ग्लूकोज है तो पानी में 1 मोल डालोगे तो 1 मोल ही पहुंचेगा, वो तो डिसोसिएट कर नहीं रहा। लेकिन NaCl पानी में डाल रहे हैं तो वो आयोनाइज कर जा रहा है इनटू आयंस Na+ एंड Cl-। तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड थी 1 मोल की वजह से एक्चुअल में वो 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- की वजह से बढ़ के आ जाएगी। तो अब ये कितना डिसोसिएट कैसे कर जाता है उसकी चीजों को एनालाइज करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, वेंट हॉफ्स फैक्टर, जो हमें ये बता देगा, जिसके बेसिस पे हम इसको स्टडी कर लेंगे और डिफाइन कर लेंगे कि किसके लिए वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है। और जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें बस इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। मान लो एक सॉल्यूट है जो डिसोसिएट नहीं कर रहा, आपने 1 मोल डाला तो 1 मोल ही पहुंचा, तो आपने उसका पाई सीधा CRT से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सॉल्यूट है जो डिसोसिएट कर रहा है, 1 मोल डाल रहे हो 2 मोल में डिसोसिएट कर गया, टूट गया, तो सॉल्यूशन के अंदर तो 2 मोल पहुंच गए ना। तो अगर वो 1 मोल आपने डाले थे लेकिन सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल पहुंच रहे हैं तो उसके फैक्टर को यहां पे जोड़ना पड़ेगा ना 2 मोल, तभी तो पता चलेगा वो ट्वाइस आ रहा है जो एक्सपेक्टेड था उसके। तो इसी को जनरलाइज करने के लिए हमने यहां पर क्या कर दिया इस वाले केस में कि इस फॉर्मूले में एक इंट्रोडक्शन करा दिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेंट हॉफ फैक्टर I का, जो मुझे ये बता देगा कि वो कितना डिसोसिएट या कितना एसोसिएट कर रहा है, टूट सकता है, जुड़ सकता है, सबकी वजह से नंबर इफेक्ट होगा। तो इस वाले केस में हमने फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया I, जो किसी भी ऐसे सॉल्यूट के लिए जो आयोनाइज करते हैं और कैसे डिफाइन किया जाता है, तो वो कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर मैं KCl की बात करूं तो ये एक K+ और एक Cl- प्रोड्यूस करेगा, तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। KCl कितने आयंस प्रोड्यूस करता है, K+ और Cl- आयन 2 प्रोड्यूस करता है, तो I की वैल्यू KCl के लिए हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगी। ऐसे अगर मैं NaCl की बात करूं तो ये भी तो आयोनाइजेशन के बाद 2 ही आयंस प्रोड्यूस करता है, तो I की वैल्यू इसके लिए भी 2 डिफाइंड होगी। K2SO4 की बात करें अगर हम, इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो और अज्यूम करूं मैं इसका 100% आयोनाइजेशन, तो ये 2 K+ देगा। देखो K2 है तो 2 K+ देगा, एक SO4 2- देगा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इस वाले केस में किसके बराबर हो जाएंगे 3 के बराबर। तो K2SO4 के लिए I वैल्यू इक्वल टू 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो वेंट हॉफ फैक्टर्स इसके लिए NaCl, Na2SO4 और K2SO4 के लिए हो जाएंगे 2, 2 एंड 3। तो ऑप्शन बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन E cell equal to 0, E cell equal to E external, E external greater than E cell and E cell equal to E external। दो ऑप्शन ये क्लब कर दिए हैं, यहां पर होगा E external is greater than E cell। अच्छा, ये तो उससे कॉमन हो जाएगा, इसका रिवर्स ऑप्शन बना लेते हैं इस वाले केस में। ये हमारे पास आ जाएगा E cell is greater than E external। हाँ देखो, अब अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करूं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सिंपली क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो मैंने ये पढ़ा था कि जिसमें वो केमिकल रिएक्शन को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, अपने आप होगी, और उससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आप केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन कर सकते हो। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसका रिवर्स होता है, मतलब रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और उसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हो। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके केमिकल रिएक्शंस को करवाते हो, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को आप करवाते हो। ये दो टाइप के सेल्स हमने पढ़े थे।
जैसे अगर मैं गैल्वेनिक सेल में वो जिंक कॉपर कॉम्बिनेशन की बात करूं कि जिंक है, वो कॉपर +2 के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्लस Zn2+ का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अगर मैं ई सेल की बात करूं तो 1.1 वोल्ट आता है, ई नॉट ऑफ सेल की बात करी जाए तो ये हमारे पास रिएक्शन है जिसमें अगर मैं कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस डिफाइन करूं तो कैथोड और एनोड पे देखो जिंक होता है ऑक्सीडाइज इनटू Zn2+ बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर +2 इन्हीं लूज्ड इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस है। इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इससे ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन, इसके आयन के इसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इससे ज्यादा है, तो ये स्पॉन्टेनियसली हो जाती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो जाता है। इस केमिकल रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हो। तो जब तक एक्सटर्नल वोल्टेज, अब मैंने क्या करा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप बनाया और उस पर एक अपना एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया। जब तक एक्सटर्नल सोर्स का जो वोल्टेज है ई एक्सटर्नल है वो 1.1 वोल्ट से कम होगा, तब तक ये सेल स्पॉन्टेनियसली काम करता रहेगा कि जो एक्सटर्नल सोर्स मैंने लगाया है उससे जो मैं सेल पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा हूं वो 1.1 से छोटा प्रोवाइड कर रहा हूं, तब तक तो ये काम होता रहेगा। मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही ई ऑफ सेल ई एक्सटर्नल के बराबर, मतलब मैंने जो एक्सटर्नल सोर्स लगाया जिससे मैं एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रहा हूं उसको मैंने ई ऑफ सेल के बराबर कर दिया, तो ये रिएक्शन रुक जाएगी क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से जो मैं पोटेंशियल लगा रहा हूं मैंने उसके बराबर कर दिया है। और जैसे ही मैं उसको बढ़ा दूंगा 1.1 वोल्ट से, ये जो रिएक्शन होगी इसका नेट फ्लो बदल जाएगा। मतलब जो ये रिएक्शन अपने आप इधर जा रही थी वो अब उस एक्सटर्नल सोर्स के 1.1 से ज्यादा हो जाने की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी। मतलब जब आप, अच्छा नॉन स्पॉन्टेनियस थी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, आपने ई एक्सटर्नल को ई सेल 1.1 वोल्ट से बढ़ा के इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजा है। तो पहले क्या थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था ये, लेकिन जैसे ही आपने ई एक्सटर्नल को 1.1 से बढ़ा दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक में। नॉन स्पॉन्टेनियस जिस डायरेक्शन में थी उस डायरेक्शन में होने लगी। तो यही तो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन, जब ई एक्सटर्नल बड़ा कर दोगे आप ई ऑफ सेल से, तब उस केस में ये रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये केस हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले क्वेश्चन का। 21 था कि सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, ये किसके बराबर होता है। देखो सेल कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो सेल कांस्टेंट जिसको हम सिंबल x से रिप्रेजेंट कर देते हैं वो बराबर होता है L/A के। यहां L और A क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं सेल के अंदर, तो देखो जो दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको L बोलते हैं और इलेक्ट्रोड्स के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A बोला जाता है। अब एक बात सोचो कि सेल कांस्टेंट, अगर सेल की किसी डायमेंशन की बात हो रही है कि दो हमारे पास इलेक्ट्रोड है इनके बीच के सेपरेशन की बात हो रही है, तो इससे उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट का क्या लेना देना है। अगर इसके अंदर आपको ये कि इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रहे हो, उसे निकाल रहे हो, उसे फिर से डाल रहे हो या उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन इधर उधर कर रहे हो, तो इलेक्ट्रोलाइट से इसके बीच के सेपरेशन का तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल जो होता है वो किसी भी एक सेल के लिए कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रोलाइट के किसी भी टाइप के चेंजेस की वजह से जो सेल कांस्टेंट होगा वो नहीं बदलेगा। तो ये बहुत सिंपल सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला था अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इक्वेशन rate constant K is equal to A e to the power minus EA over RT. Which of the following option represent the graph of ln K versus 1 upon temperature? अब देखो यहाँ पे बात समझो, आपके पास इक्वेशन है K equal to A e to the power minus EA upon में RT, यही तो इक्वेशन है हमारे पास। अगर मैं इसमें ग्राफ बनाना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ ln, तो दोनों तरफ ln ले लेते हैं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। तो इधर आ जाएगा ये ln k इक्वल टू ln a, ln e हट जाएगा यहां से और ये आ जाएगा माइनस का EA अपॉन में RT, या फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हो, अगर मैं यहां से इस t को ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन टेम्परेचर। अब इसमें मुझे ग्राफ इसी के बीच में तो बनाना था, ln k और 1 अपॉन t के बीच में।
तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से डिफाइन करूं तो आप y एक्सिस पे ln k को प्लॉट कर रहे हो, x एक्सिस पे बोलो आप किसको प्लॉट कर रहे हो, 1/t को। क्लियर है? तो y एक्सिस पे ln k 1/t को x एक्सिस पे रख दिया तो y इक्वल टू mx प्लस c से रिलेटेड स्ट्रेट लाइन से इसकी इक्वेशन मैच कर रही है। अगर इसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से मैच कर रही है तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? स्लोप आ गया माइनस का EA अपॉन R, मतलब नेगेटिव स्लोप के साथ एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। तो देखो इसमें ये नेगेटिव स्लोप ln k का 1/, टेम्परेचर के साथ ग्राफ, ये ln k का 1/, टेम्परेचर के साथ पॉजिटिव स्लोप, ये ln k का 1/, टेम्परेचर और ये ln k का 1/, टेम्परेचर, तीनों में पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। बट इस इक्वेशन से क्या डिफाइंड हो रहा है कि स्लोप क्या आना चाहिए? माइनस का EA ओवर RT, मतलब नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ही तो रिप्रेजेंट करेगी और इंटरसेप्ट आ जाएगा हमारे पास यहां पर ln a। तो अगर मैं करेक्ट ग्राफ पूछूं इस वाले केस में क्या आएगा, तो उसका आंसर होगा ln k और 1/t का नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन कर्व हमारे पास आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ए पार्ट, जिसमें ln k को 1/t के साथ प्लॉट कर दिया। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का अर्हेनियस इक्वेशन का एक सिंपल ही क्वेश्चन था। बस इक्वेशन मुझे पता होनी चाहिए कि k इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस EA ओवर RT को अगर मुझे ln के फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे कैसे, बस इतनी सी बात थी इसके अंदर, सिंपल सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो किस पे डिपेंडेंसी रखता है? इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट, या डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, या डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, मान लो जैसे ये हमारे पास A है, ये B है, रिएक्ट करके C और D बना रहा है, जिसमें जो B है वो बहुत ज्यादा लार्ज एक्सेस में है। तो अगर B की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लार्ज एक्सेस में है तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज नेग्लिजिबल होगा। तो जब हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, मान लो एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आ रहा है A की पावर 1 और ये B की पावर 1, तो अगर मैं B की बात करूं जो बहुत ज्यादा लार्ज एक्सेस में है, उसकी कंसंट्रेशन चेंज नेग्लिजिबल है। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, 55.55 मोल्स पर लीटर। अगर मैं ऐसे रेफरेंस के तौर पे उसको स्टडी कर रहा हूं तो उसकी जो कंसंट्रेशन चेंज है वो तो नेग्लिजिबल होगा। और कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रही, कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अनदर कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट दे देगा k डैश और ये a की पावर 1, ये हमारे पास इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा, रेट इक्वल टू k डैश इंटू a की पावर 1। और इसी को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, मतलब एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर है लेकिन जो एक्सेस में है उसको हटा दिया यहां से और k इंटू बी को नया कांस्टेंट k डैश डिफाइन कर दिया, दैट इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। थी सेकंड ऑर्डर बस किस में कन्वर्ट कर दिया? फर्स्ट ऑर्डर में। अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनी है उसमें जो k डैश है वो किसके बराबर है? k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b जो एक्सेस में है। दैट मीन्स जो रेट कांस्टेंट है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो किस पे डिपेंडेंसी रख रहा है? वो तो इस b की डिपेंडेंसी रख रहा है विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस। रेट कांस्टेंट तो इसी की डिपेंडेंसी रख रहा है ना। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने ये भी समझ लिया है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, मतलब है सेकंड ऑर्डर बट एक्चुअल में मैंने उसमें कुछ जो कांस्टेंट जिसकी कंसंट्रेशन नेग्लिजिबली चेंज कर रही है उससे इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू फर्स्ट ऑर्डर, इसीलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। और उसी के बेसिस पे आ गया कि रेट कांस्टेंट की जो डिपेंडेंसी आ रही है वो उस स्पीशीज के साथ आ रही है जिसकी कंसंट्रेशन यहां पर हम एक्सेस में ले रहे हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। मतलब ये हमारे पास लेट्स से एक एग्जांपल ले लिया, मेटल की सरफेस है, कोई ये गैस आई और आके इस पे एड्सॉर्ब हुई, सरफेस पे आ गई और वीक वेंडरवॉल फोर्सेस से इंटरेक्टेड है, तो मैंने इसको बोल दिया फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब ये कह रहा है कि कौन सी इनमें से उसकी कंडीशंस नहीं है। पहला हाई प्रेशर, तो देखो हाई प्रेशर तो उसकी कंडीशन होगी ना,
प्रेशर अप्लाई करोगे गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो वो एक जगह एक्यूमुलेट होंगी, सरफेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगी, हाई प्रेशर पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा। नेगेटिव डेल्टा एच भी होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, एनर्जी जो वो उसके बीच में जो वीक वैंडरवॉल फोर्सेस बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होंगी उससे डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शंस उतनी ज्यादा होती हैं, जितनी ज्यादा अट्रैक्शंस होंगी गैस मॉलिक्यूल उतना ज्यादा एक दूसरे के पास आएंगे, एक्यूमुलेट करेंगे एक रीजन के अंदर। तो हायर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द एड्सॉर्बेट भी कंडीशन हो गई फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। लेकिन देखो हाई टेम्परेचर क्या इसकी फेवरेबल कंडीशन होगी? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, वो अपनी सरफेस को छोड़ के वेपर फेज में मूव करने लग जाएंगे। तो अगर अपनी सरफेस को छोड़ के वापस निकलने लगेंगे, वहां से गैसियस स्टेट में उड़ जाएंगे, तो मतलब हाई टेम्परेचर इज नॉट द कंडीशन फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि अगर हाई टेम्परेचर की बात करी जाए तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन करवाने की कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है, बल्कि ये तो कम कराएगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक और सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का कौन सा इनमें से करेक्ट कर्व होगा? देखो अगर मैं इसके इक्वेशन की बात करूं तो जो x बाय एम होता है वो इक्वल टू होता है k p की पावर 1 बाय n के। x बाय एम इट इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाय n के। तो अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये log x बाय एम इक्वल टू log k p की पावर 1 बाय n हो जाएगा। इक्वेशन को मैं फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, log x बाय एम, log के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई में है, k मल्टीप्लाइड बाय p की पावर 1 बाय n, तो log की प्रॉपर्टी है, इन दोनों को आप प्लस के साइन के साथ अलग कर सकते हो, तो ये आ जाएगा log k प्लस log p की पावर 1 बाय n। अच्छा log x की पावर y होता है तो y आगे आ जाता है, तो अगर log p की पावर 1 बाय n है तो 1 बाय n यहां आगे आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं तो ये किससे रिलेट हो रही है? y एक्सिस पे देखो log x बाय m को प्लॉट किया जा रहा है और x एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं log p को, तो फिर से देखो y इक्वल टू mx प्लस c से रिलेट हो रही है क्या इक्वेशन? तो हाँ बिल्कुल, y इक्वल टू mx प्लस c से ही तो रिलेट हो रही है ये। y एक्सिस पे x बाय m को रख दिया, x एक्सिस पे log p को रख दिया, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, प्लस का 1 बाय n। तो इसमें देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप और इंटरसेप्ट भी आना चाहिए, log k इसमें इंटरसेप्ट भी आ रहा है। तो देखो यहां तो पॉजिटिव स्लोप है लेकिन इसमें इंटरसेप्ट नहीं आ रहा, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। log x बाय एम को जब आप log p से प्लॉट कर रहे हो विद इंटरसेप्ट, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ग्राफ का। सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि इक्वेशन पता है, उसको log में कैसे फ्रेम करेंगे, और log में फ्रेम करने के बाद y इक्वल टू mx प्लस c से रिलेट करा के इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक सिंपल सा केस था। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, देखो जोन रिफाइनिंग में जैसे आपने एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है इसको समझाने के लिए, एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना रखा है कि हमारे पास कोई एक मेटल है, उसका मेरे को प्योरिफिकेशन करवाना है। तो देखो कैसे होता है, जोन रिफाइनिंग से आप उसको प्यूरिफाई कैसे कराते हो? तो जोन रिफाइनिंग का एक प्रिंसिपल होता है कि जो हम इसमें क्या करते हैं ना, हीटर्स को मूव कराते हैं। ये मान लो हीटर्स हैं हमारे पास और ये यहां पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके इतने रीजन को मेल्ट कर देते हैं और धीरे 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 हम हीटर को इस वाली डायरेक्शन में मूव कराते हैं, जिसकी वजह से ये जो मेल्टेड जोन है ये आगे शिफ्ट होता चला जाता है। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, जिससे आप उसमें हीट प्रोड्यूस करवा रहे हो, वो मेल्टेड जोन भी उसके साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। अब जो इम्प्योरिटीज हैं, प्रिंसिपल क्या है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो अगर मोर सॉल्युबल हैं इन द मेल्ट, तो वो इस मेल्टेड जोन के साथ आगे वाली डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाएगा। फिर आपने हीटर को घुमाया, बार बार इसको रिपीट करते जाओगे, तो एक स्टेज आएगी कि सारी की सारी इम्प्योरिटी मेटल के एक एंड पे आके इकट्ठा हो जाएगी और इसको यहां से हम कट करके मेटल को प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो फिनोमिना क्या हुआ कि जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन मेटल देन इन द सॉलिड मेटल।
मॉल्टन मेटल में इम्प्योरिटी ज़्यादा सॉल्युबल होंगी, तभी तो उस वाले केस में मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि आप उसमें इम्प्योरिटी को एक एंड पे ला पाओगे। यही उसका प्रिंसिपल है, इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन मेटल देन इन सॉलिड मेटल्स। तो ये मेटलर्जी का एक बेसिक सा क्वेश्चन। मेटलर्जी के क्वेश्चंस देखो, जैसे हमने मेटलर्जी पॉलीमर के क्वेश्चन डिस्कस करे, तो आपको दिख रहा होगा मेटलर्जी पॉलीमर, ये जो चैप्टर्स है ना, मतलब एनसीईआरटी जिसे पता है उसे सब पता है, ये चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ये लैंग्वेज मतलब ऐसे लाइन एज इट इज उठ के आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस में फ्रेम हो रही है। तो एक बार एनसीईआरटी रीडिंग्स इन चैप्टर की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जैसे ये अगला भी जो क्वेश्चन है मेटलर्जी का है, और आप एनसीईआरटी में जब इसके आंसर को देखोगे तो एज इट इज लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ये मेटलर्जी में जो आयरन का वो कास्ट आयरन को उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो उसमें एक पैराग्राफ में लाइन जैसी लिखी हुई है, उन्होंने वहां से कॉपी पेस्ट मार के ऑप्शन बनाया हुआ है। जैसे है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, एनसीईआरटी मेटलर्जी में आप देखोगे तो वहां पर ये वाली लाइन डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो कास्ट आयरन है उसको ऑब्टेन किया जाता है बाय मेल्टिंग पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। तो ये जिसने एनसीईआरटी के ये 2-3 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं ना बहुत अच्छे से, जो हमारे 11th और 12th में जो याद करने वाले थोड़े चैप्टर्स होते हैं, वो कुछ नहीं होता, एक बार रीड कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो क्या बताना चाह रहा है, वो बातें थोड़ी सी मेमोराइज रखो, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। जिसको एनसीईआरटी मतलब अब खुद सोचो, ये लाइन जब तुम देखोगे एनसीईआरटी में तो एज इट इज लाइन, एक होता है ना लैंग्वेज भी बदल दी हो, लैंग्वेज भी नहीं बदली है कि कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट, बिल्कुल एज इट इज लाइन यहाँ पे डाली गई है। फिर बाकी नीचे वाली लाइन जैसे जिरकोनियम टाइटेनियम को प्यूरिफाई करा रहे हैं जोन रिफाइनिंग से, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, वह नार्कल मेथड हम यूज कर लेते हैं, निकल इज प्यूरिफाइड बाय जोन रिफाइनिंग। तो वो चीजें आप एनसीईआरटी में एक बार रीड जिसने करा हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इजीएस्ट क्वेश्चन है इस पेपर के, इजीएस्ट सबसे आसान क्वेश्चन है। फिर देखो ये भी मतलब जिससे एनसीईआरटी पता है मेटलर्जी की, उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे एरो मैच करे होंगे, आंसर आ गया होगा उसका। देखो कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। सबसे पहला साइनाइड प्रोसेस। देखो साइनाइड प्रोसेस मेनली एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड में यूज किया जाता है, जिसमें हम गोल्ड को फिर वो साइनाइड के साथ उसका एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसे वहां से निकालते हैं, तो साइनाइड प्रोसेस से गोल्ड का एक्सट्रैक्शन है, सब कुछ एनसीईआरटी में है। फिर अगला कह रहा है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, एनसीईआरटी में ही आप रीड करोगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन में वो डिप्रेसेंट वाला कॉन्सेप्ट जहां पे दे रखा है ना कि अगर आपको 2 मेटल आयन में से एक को निकालना है तो एक को हम कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्यूशन के अंदर ही डाल देते हैं डिप्रेसेंस वगैरह ऐड करके, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में वो डिप्रेसिंग ऑफ ZnS होता है। उसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तो देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की बात करी जाए तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके उसको निकाला जाता है, एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम सॉलिड की स्टेट में एब्स्ट्रैक्ट होता है। और अगला जोन रिफाइनिंग की बात हो रही है, तो ये अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम बनाने के लिए यूज होता है। अल्ट्रा प्योर मतलब जब आपने मेटलर्जिकल डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस से मान लो मेटल निकाल लिया है, तो उस मेटल को हाईली प्यूरिफाइड स्टेट में भेजने के लिए जो हम जोन रिफाइनिंग करते हैं उसमें ये अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम यूज होता है। तो अब देख लो इसमें कौन से आंसर्स मैच करेंगे, जैसे A से 4 है, हाँ तो ये तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है ए पार्ट में, A3, हाँ तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा कि A4 B2 C3 एंड D1, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैच द कॉलम एनसीईआरटी, सीधा डायरेक्ट आंसर खत्म, जल्दी जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कौन से पेयर ऑफ आयंस हैं विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना सिंपल है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, CO3 2- में इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस वाले केस में 6, ऑक्सीजन के 8, ऐसे 3 ऑक्सीजन है और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एडिशन, इसको सम अप करोगे 24 + 6 30, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं NO3- की बात करूं तो नाइट्रोजन 7, 8 × 3 और -1 मतलब सिस्टम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, +1 कहीं आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, मतलब -1 लगा देना, +2 आ जाए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम, -2 कर दो। ऐसी माइनस मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उतने ऐड हुए हैं, -2 तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, -1 तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसको सम अप करोगे तो इसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे।
और जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पीशीज एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेचर रखते हैं, वो स्पीशीज एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेचर रखेगा। अब ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, करेक्ट है। और आइसो स्ट्रक्चरल शेप की बात करूं तो वो भी तो सेम आती है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रायगोनल प्लेनर सराउंडिंग में होते हैं ये, डबल बॉन्ड हो, देखो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज ट्रायगोनल प्लेनर सराउंडिंग में ही तो है। नाइट्रेट और कार्बोनेट की बात करूं तो आंसर फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। कार्बोनेट एंड नाइट्रेट बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट है, कह रहा है ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम अजाइड सेपरेटली वी गेट, तो सिंपल सी रिएक्शन है। देखो जैसे एनसीईआरटी में ही दे रखा है कि बेरियम अजाइड को या सोडियम अजाइड को हीट करके हम प्योर नाइट्रोजन बनाते हैं, तो मतलब N2 गैस रिलीज होगी जब आप बेरियम अजाइड को हीट करोगे। और सिमिलरली अगर मैं अमोनियम डाइक्रोमेट की बात करूं, इसको भी जब हीट किया जाता है तो ये टूटता है इनटू N2Cr2O3 प्लस में H2O में ये टूट जाता है। तो यहां पर हमारे पास देखो क्या N2 गैस लिबरेट हुई, तो मैं डिफाइन कर सकता हूं N2 गैस लिबरेशन इन बोथ केसेस। तो आंसर हो जाएगा इसका, मतलब इसके लिए तो आपको बस रिएक्शन याद होनी चाहिए कि बेरियम अजाइड और अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग से N2 गैस लिबरेट होती है ऑन हीटिंग। रिएक्शन वाली याद करने वाली बात है बस। नेक्स्ट पार्ट है, कह रहा है इन सॉलिड PCl5 इज अ, देखो PCl5 इन सॉलिड स्टेट ऐसे ना एग्जिस्ट करके इस फॉर्म में होता है। अगर मैं सॉलिड स्टेट में PCl5 मॉलिक्यूल की बात करूं इस वाले केस में, तो ये हमारे पास है PCl5 जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एज PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, जिसमें ये sp3 टेट्राहेड्रल सराउंडिंग में sp3d2 ऑक्टाहेड्रल सराउंडिंग में होते हैं। आयोनिक सॉलिड के अंदर PCl5 जो होता है, सॉलिड स्टेट में PCl5 जो होता है वो होता है आयोनिक सॉलिड की फॉर्म में एज PCl4 प्लस, जिसकी सराउंडिंग टेट्राहेड्रल है। ये यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड आएगा, sp3 हाइब्रिडाइज तो इसकी सराउंडिंग टेट्राहेड्रल हो गई, और ये sp3d2 आएगा, इसीलिए इसकी सराउंडिंग हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। तो कह रहा है PCl6 माइनस एंड ऑक्टाहेड्रल इसकी यहां तो आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका कि सॉलिड स्टेट में जो PCl5 है वो PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल एंड PCl6 माइनस ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है मेटेलिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी। देखो होता क्या है ना कि जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज करता चला जाता है और मास इंक्रीज करता है। अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास जो है वो इंक्रीज कर रहा है, उसका साइज डिक्रीज करता जा रहा है, वॉल्यूम उसका डिक्रीज करता चला जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट डेंसिटीज इंक्रीज कर जाती हैं। तो अगर मैं डिफाइन करूं कि किसकी डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, तो लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो कॉपर की जो डेंसिटी आएगी वो ज्यादा आएगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता चला जा रहा है और मास कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो ये डी ब्लॉक का एक क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट ये कहता है कि KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, the number of mole of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ion in acidic solution। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मुझे लिखनी पड़ेगी इसकी रिएक्शन। ये है MnO4 माइनस, रिएक्ट कर रहा है सल्फेट आयन के साथ, बना रहा है Mn+2, सल्फाइट आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉरी इसको करेक्ट करते हैं हम, सल्फाइट आयन के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है।
सल्फाइट आयन इज SO3 2 माइनस Mn+2 और SO4 2 माइनस। ये हमारे पास रिएक्शन है कि पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस आयन SO3 2 माइनस के साथ रिएक्ट करके Mn+2 प्लस SO4 2 माइनस बनाता है। तो अब आप इसे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। MnO4 माइनस एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फाइट को ऑक्सीडाइज करता है इनटू सल्फेट, और एसिडिक मीडियम में ये खुद Mn+2 में रिड्यूस हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं जैसे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की बात करूं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करता हूं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 माइनस बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, जो इस वाले केस में रिड्यूसिंग एजेंट है, MnO4 माइनस बराबर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ SO3 2 माइनस। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू में n फैक्टर, यहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स इनटू में n फैक्टर। MnO4 माइनस के तो नंबर ऑफ मोल्स पूछे हुए हैं, तो इसके मोल्स पूछे हुए हैं, इसका n फैक्टर अभी डिफाइन करते हैं। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन, इसके नंबर ऑफ मोल गिवन है। अब बच गया कि आप इस वाले केस में इसका n फैक्टर कैसे निकालोगे। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज के बेसिस पे हम n फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे MnO4 माइनस यहां +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में चेंज हुआ है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो चेंज 5 यूनिट का आया, तो इसका n फैक्टर इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही SO3 2 माइनस यहां +4 से +6 गया है, तो चेंज 2 यूनिट का आया, तो इसका मैंने n फैक्टर 2 डिफाइन कर दिया। तो अगर मुझे यहां पे निकाल ले थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर मैग्नेट आयन, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, और इस 5 को यहां डिवाइड में भेज दोगे, तो जो मोल्स रिक्वायर्ड होंगे इस वाले केस में वो 2/5 रिक्वायर्ड होंगे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन इनटू सल्फेट इन एसिडिक मीडियम। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। MnO4 माइनस जो सल्फाइट को ऑक्सीडाइज कर रहा है इनटू सल्फेट का। रिडॉक्स का एक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन इज एडेड टू स्टेनस सॉल्ट SN2+, देन SN2+ चेंजेस टू। देखो, अगर मैं स्टेनस सॉल्ट की बात करूं, टिन जो है वो कार्बन फैमिली का है, तो +2 से ऑक्सीडाइज होने के बाद कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा? तो कार्बन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं वो +2 के बाद +4, वैलेंस शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 है, तो चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल के वो ऑक्सीडाइज होगा, तो फिर +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो स्टेनस आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू स्टेनिक आयन। स्टेनिक आयन मतलब Sn+4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा Sn+2। Sn+2 स्टेनस से स्टेनिक में चला जाएगा जब वो एसिडिफाइड K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज होता है। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है 0.1 मोल COCl3NH3 इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। तो 0.2 मोल ऑफ AgCl एज अ प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन हुए। तो कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन किस चीज को कॉरेस्पॉन्ड करेगी कि इलेक्ट्रोलाइट का टाइप क्या होगा? 1:3, 1:1, 1:2, 3:1। क्या आयोनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स हमें रिप्रेजेंट करेगा? देखो, सिंपल सी एक बात है, इसका भी फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन इसने ये तो बताया ना कि AgNO3 के साथ ट्रीट कराने के बाद 0.2 मोल AgCl के मिले जब ये 0.1 था। अच्छा, इसके 0.1 में से 0.2 मोल Cl- आयोनाइज होंगे, तभी तो 2 Ag+ के साथ कंबाइन करके वो 0.2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट दे देंगे। मतलब अभी जैसे मेरे को इसका फॉर्मूला नहीं पता था, बट इसके कंडीशन के हिसाब से मैं डिफाइन कर सकता हूं कि ये इस टाइप का कोई केस होगा, क्योंकि अगर इस टाइप का केस होगा तो ये कितने क्लोराइड आयन आयोनाइज करेंगे? 2 क्लोराइड आयन आयोनाइज करेंगे, तो ये 2 Ag+ के साथ कंबाइन करके 2 AgCl प्रेसिपिटेट आउट करेगा। मतलब अगर आपने इसका 0.1 लिया है तो ये इसके 0.2 के साथ कंप्लीटली जुड़ के 0.2 मोल ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेशन देगा।
मतलब यहां पे इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप से आयोनाइज करेंगे, CONH3 होल 5Cl प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा जिससे 2Cl माइनस बन रहे होंगे, तभी मुझे 0.1 मोल से 0.2 मोल ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेशन मिला। तो हम आंसर क्या मार्क कर सकते हैं, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा, 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यहां इस केस में ये रहा होगा, इस रीजन की वजह से ही 0.1 से 0.2 मोल ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेशन मिला। मतलब अरेंजमेंट इस टाइप की है, आयोनाइजेशन इस टाइप का है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज करके उसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन यूज करके क्वेश्चन फ्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बेडेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म। और इसने पैलेडियम के 2 कॉम्प्लेक्सेस बनाए और पूछा कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा। देखो ये जो एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं उस पे एक से ज्यादा डोनेटिंग साइड होती है। जैसे ये सल्फर SCN में ये सल्फर वाली साइड से पैलेडियम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और ये नाइट्रोजन वाली साइड से पैलेडियम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो अगर एम्बिडेंट लिगेंड के केस बनते हैं, मेटल आयन से लिगेंड के लिंकेज एटम बदल जाते हैं, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को लिंकेज आइसोमेरिज्म में कैटेगराइज किया जाता है। एम्बिडेंट लिगेंड के केस में जब लिगेंड और मेटल आयन के बीच में एटम की कनेक्टिविटी बदलती है, लिंकेज बदल जाती है, जैसे यहां सल्फर से पैलेडियम की लिंकेज है, नाइट्रोजन से पैलेडियम की लिंकेज है, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम लिंकेज आइसोमेरिज्म में कैटेगराइज करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को कराने के लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। देखो इसमें क्या है कि हमारे पास CH3 एक अल्केन है ब्यूटेन, उसका आपने क्लोरीनेशन कराया, एक बार ये कनेक्ट हुआ इस वाली पोजीशन पे Cl, एक बार ये कनेक्ट हुआ इस वाली पोजीशन पे Cl। यहां से मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं कि ये फोटो हेलोजनेशन ऑफ अल्केन का ही तो केस बन रहा है। आप यहां पे अगर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H UV लाइट की प्रेजेंस में किसी एल्केन का फोटो हेलोजनेशन कराते हैं, तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फॉलो करते हुए H को हटा के Cl लगा देता है। जैसे अगर मेरे पास इस वाले केस में ये ब्यूटेन है, इसमें अगर मैं Cl2H करूंगा या UV डालूंगा, Cl2H जैसे ऑप्शन के हिसाब से मैं इसको यहाँ पे फ्रेम कर लेता हूँ UV की टर्म्स में, इस वाले केस में तो ये आ जाएगा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ UV। तो ये आ जाएगा, ये ब्यूटेन है, इसमें इस पोजीशन पे यहां पे Cl या इस पोजीशन पे यहां पे Cl लगेगा। अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन की बात करूं, पॉलीक्लोरिनेशंस भी हो जाते हैं इनमें, अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन की बात करूं ये पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो कौन सी कंडीशन है जो इसको रिजल्ट करेंगी, तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट अल्केन के क्लोरिनेशंस होंगे और ये 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मेशन इस केस में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन जब फॉर्म होता है ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन एंड बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, which of the following species attacks the benzene ring in the reaction। देखो एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब हम बेंजीन का क्लोरीनेशन कराते हैं, तो यहां पे हाइड्रोजन को Cl सब्स्टिट्यूट कर देता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल करता है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ये जो Cl2 है वो इस AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, Cl Cl AlCl3, इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो माइनस, ये प्लस, फिर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन करता है और ये Cl प्लस और AlCl4 माइनस में टूट जाता है। मेनली हमें क्या समझना है, ये पूरा स्टेप जरूर मैंने लिख दिया, लेकिन मेनली एक बात समझो कि जब आप क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन करवाते हो तो इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कोई एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, वो हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे लग रहा है।
तो हर किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एक अपना इलेक्ट्रोफाइल होता है। जैसे क्लोरीनेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो पहले स्टेप में इस बेंजीन पे जाके अटैक करता है, जब बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन होती है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल होता है Cl+। मतलब अगर इसमें डिफाइन करें कि क्लोरीनेशन में बेंजीन पे कौन अटैक करेगा, तो उसका आंसर होगा Cl+। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन पे अटैक करके क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर देम आर नोन एज कायरल। अगर मैं कायरल वर्ड यूज कर रहा हूं मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किसी एक क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि एक इमेजिनरी प्लेन जिससे आप मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में बांटो और उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब ये कह रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल इन नेचर होगा, तो तुम सिंपल देखो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट देखने के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पर आप सिंपली ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर किसी में कायरल कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है ना, जैसे एक कायरल कार्बन का कोई केस बन रहा है, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, क्योंकि यहां पर केसेस वही बन रहे हैं। आप सारे मॉलिक्यूल्स को बना के देखो, एक बना रहे हैं हम यहाँ पे 2 ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ पे Br लगाए। अगला केस है 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये 2 ब्रोमो प्रोपेनोल 2, प्रोपेन 2। ये केस है हमारे पास यहाँ पर। देखो इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि दोनों मिथाइल यहाँ पे आइडेंटिकल हो गए। यहां एक भी कायरल कार्बन नहीं है, दोनों मिथाइल आइडेंटिकल हो गए। यहां कायरल कार्बन नहीं है, दोनों पे हाइड्रोजन सेम हो गए। लेकिन यहां पे कायरलिटी, ये मॉलिक्यूल देखो H, Br, मिथाइल और इथाइल, चारों वैलेंसी अलग अलग, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर, तो आंसर हो जाएगा दैट 2 ब्रोमो ब्यूटेन विल बी कायरल इन नेचर। आंसर आ गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन वो मॉलिक्यूल होगा जो कायरल इन नेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो HCl और ZnCl2 का जो ये मिक्सचर होता है इसको हम लुकास रिएजेंट भी नाम देते हैं। जो एक टेस्ट होता है टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, उसमें टर्बिडिटी के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है कि 3 डिग्री के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई तो 3 डिग्री, 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी आई तो सेकेंडरी, और ऐसे प्राइमरी लॉन्ग टर्म के बाद टर्बिडिटी अपीयरेंस हो रहा है, या लिमिटेड टाइम इंटरवल में नहीं आ रही टर्बिडिटी। तो इस रिएक्शन का बेसिक क्या होता है कि जब अल्कोहल इस HCl और ZnCl2 मिक्सचर के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें ROH बॉन्ड टूटता है प्रोटोनेशन के बाद, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटीज आती हैं। अब जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी HCl ZnCl2 के मिक्सचर के साथ ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं कि जैसे मेरे पास ये ROH है, अब इस ROH में क्या है, जब आप इसकी रिएक्शन HCl ZnCl2 के साथ करा रहे हो तो इसका प्रोटोनेशन होता है RH2O+, और ये बॉन्ड यहां से टूट के पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करेगा। अब कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। भाई अगला बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है तो रिएक्शन तेजी से आगे बढ़ जाएगी। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं तो जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है उसकी मैक्सिमम रिएक्टिविटी देन 2 डिग्री, और लीस्ट रिएक्टिव इस वाले केस में 1 डिग्री हो जाएगा। तो इस लुकास रिएजेंट की तरफ ये रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स का ऑर्डर है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड विद HBr एंड HCl। देखो सेम ही फॉर्मेट के क्वेश्चन है, इसमें भी ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा, एज अ H2O+, ये यहां से रिमूव आउट होगा,
और रिमूव होने के बाद कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करेगा। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन यहां पर हो गया, फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन बढ़ेगी। ClNO2 और यहां पर कुछ नहीं है, इसमें आप उस कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटीज कंपेयर करा लो। जिस केस में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी मैक्सिमम आएगी। तो ठीक है, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, यहां कार्बोकैटायन बनाया, इसको तोड़ा, यहां कार्बोकैटायन बनाया, इसको तोड़ा, यहां कार्बोकैटायन बनाया। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन तो फर्स्ट वाला, क्योंकि इनके तो विड्रॉइंग नेचर है NO2 और Cl के। लेकिन Cl -I से खींचता है तो रेजोनेंस से डोनेट भी तो करता है लोन पेयर को, बट NO2 की बात करोगे तो ये तो रेजोनेंस से भी खींच रहा है, इंडक्टिव से भी खींच रहा है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल सेकंड वाला हो जाएगा, और कंपैरेटिवली थर्ड वाला कार्बोकैटायन सेकंड से तो ज्यादा ही स्टेबल होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा फर्स्ट वन, थर्ड वन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी इस केस में सेकंड वाले की आएगी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड HCl एंड HBr हो गया। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? तो देखो जहां पर C डबल बॉन्डों के दोनों तरफ हिंड्रेंस मिनिमम हो, न्यूक्लियोफाइल आसानी से पहुंच जाए, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ठीक ठाक हो, वहां उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा है। ये कार्बोनिल है, इसको न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है, तो ये Nu- इस पे अटैक करेगा इस तरीके से, यहां O- और यहां न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जाके एडअप हो रहा है, इसी को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। अब अगर यहां पे हिंड्रेंस कम होगी, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होती है। जैसे यहां सभी केस में बात करूं, जैसे यहां पे फिनाइल है, ये इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहां भी है वो केस, यहां पे दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं जो इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट करेंगे, एज वेल एज यहां पे बल्कीनेस है। तो मोस्ट रिएक्टिव अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट CH3 और H, हाइड्रोजन छोटा सा क्या हिंड्रेंस लगाएगा, और एक मिथाइल ग्रुप। तो इन सब में कंपैरेटिवली बात करूं तो मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का आंसर ये ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन को 40% HgH2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4 ट्रीट किया गया है, तो कोई A बना जिसमें आइसोमेरिज्म से ये बन गया है। देखो ये रिएक्शन होती क्या है कि जब आप CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन इस रिएजेंट के साथ करा रहे हो, H2SO4 HgSO4, ये इसका हाइड्रेशन कराता है, पाई बॉन्ड के तोड़ के उसकी कॉस्ट पे HOH का एडिशन करता है। तो यहां पर इसका हाइड्रेशन होगा, और एक पोजीशन पे H और दूसरी पोजीशन पे OH एडिशन हो जाएगा। तो जैसे अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी है, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको आप बोल सकते हो प्रॉप, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, प्रॉप 1-2-ओल का फॉर्मेशन होगा। और फिर ये फर्दर टॉटोमराइज करेगा। देखो ये इनोल फॉर्म है, डबल बॉन्ड इन, अल्कोहल ओल, इनओल फॉर्म है, ये टॉटोमराइज करके कीटो फॉर्म में जाएगा, CH3C। देखो यहां का हाइड्रोजन इसके पास CH3 और यहां आ जाता है डबल बॉन्ड। वो टॉटोमराइजेशन का अपना एक मैकेनिज्म होता है, वो सब चीजें तो थ्रू आउट अदर नोट्स में हमने अदर क्लासेस में डिस्कस करा हुआ है, टॉटोमेरिज्म होता कैसे है। तो मेनली मैं यहां डिफाइन कर सकता हूं कि एक इनोल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट हो रही है, मतलब टॉटोमेरिज्म हो रहा है, जो आइसोमेरिज्म हुआ, और कंपाउंड क्या बना? प्रॉप 1-2-ओल। तो अगर मैं इसका आंसर डिफाइन करूं तो आंसर आ जाएगा इसमें डी पार्ट, प्रोप 1-2-ओल बनेगा, और दूसरा टॉटोमेरिज्म इस केस में होगा। अगला है, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा? देखो पहले यहां अगर मैं बात करूं तो Cn एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो आगे क्या डोनेट कर पाएगा बेचारा, तो इसकी बेसिसिटी स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं होने वाली है। सिमिलरली
C6H5 के साथ अगर यहां पे एक नाइट्रोजन है तो इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गए तो नाइट्रोजन पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होगी। तो ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का तो आंसर नहीं हो सकता। मिथाइल अमीन्स में 1 डिग्री और 2 डिग्री में से 2 डिग्री मिथाइल अमीन की बेसिसिटी एज कंपेयर टू 1 डिग्री ज्यादा आती है। जैसे एनसीईआरटी में आपने अगर बेसिसिटी ऑर्डर देखा हो, याद किया हो अमीन्स का, मिथाइल अमीन्स और इथाइल अमीन्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, तो वो ऑर्डर एक पढ़ा होगा आपने 2 डिग्री 1 डिग्री देन 3 डिग्री। वो हाइड्रेशन और इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो कंपाइल्ड ऑर्डर आता है, और इथाइल वाले के साथ 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री आता है। तो 1 डिग्री, अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं, ये तो ज्यादा ही बेसिक होगा एज कंपेयर टू दिस 1 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा मोस्ट बेसिक का ये सी पार्ट, दैट ये जो डाइथाइल अमीन है ये मोर बेसिक होगा एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। फिर कह रहा है द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ अमीन्स। देखो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन थी, गैब्रियल थैलेमाइड से आप प्राइमरी अमीन के फॉर्मेशन कर सकते हो। एक रिएक्शन आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। मतलब उसमें हम क्या करते हैं, कोई एक थैलेमाइड ले लेते हैं, फिर उसका सॉल्ट बना लेते हैं, जैसे पोटेशियम थैलेमाइड या सोडियम थैलेमाइड बना लिया, और फिर उसकी फर्दर आगे रिएक्शन करवाते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन। फिर उसको हम RX के साथ रिएक्ट कराते हैं, R ग्रुप जुड़ जाता है, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो उसमें मेनली हम क्या यूज करते हैं एज अ रिएक्टेंट, तो हमारे पास एक थैलेमाइड का सॉल्ट होता है, C डबल बॉन्ड O N, यहां माइनस और ये K+, जैसे इसको आप पोटेशियम थैलेमाइड बोल सकते हो। और फिर इसकी रिएक्शन हम RX के साथ कराते हैं, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके इसको बाहर निकालता है, R जुड़ जाता है, और हाइड्रोलिसिस से RNH2 प्राइमरी अमीन हमें मिल जाता है। तो उसके अंदर रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है, तो रिएजेंट इज पोटेशियम थैलेमाइड, जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये ऐसे फॉर्मूला यहां पे डिफाइन किया हुआ है, C6H4CO होल ट्वाइस N-K+, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस फॉर प्राइमरी अमीन्स। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ ArN2Cl CuCl/HCl ArCl N2CuCl। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसकी रिएक्शन जब आप Cu प्लस HCl के साथ करा रहे हो, तो ये वाली एक नेम रिएक्शन होती है जो यहां N2Cl को हटा के Cl लगा देता है, एंड दिस नेम रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन्स रिएक्शन। अगर आपने यहाँ पे इस कॉपर का सॉल्ट ले लिया तो वही चीज सैंडमेयर रिएक्शन में बदल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ये केसेस मेमोराइज रखना। जैसे ज्यादातर इसको ऐसे बढ़ा दिया जाता है कि बीच में N2Cl बना देते हैं और उसकी रिएक्शन हर डायरेक्शन में बना देते हैं कि Cu प्लस HCl, Cu प्लस HBr, Ki के साथ HbF4, बहुत सारी रिएक्शन इसके नेम रिएक्शन इसमें है, कुछ H3PO2 डालते हैं तो बेंजीन बन जाता है। तो वो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और उसमें नाम भी के साथ वो इंपॉर्टेंट है कि गेटरमैन रिएक्शन जब आप मेटल को उसके एसिड के साथ डाल रहे हो, सैंडमेयर रिएक्शन जब उसके सॉल्ट के उसके एसिड के साथ डाल दोगे, तो यहाँ पे मेटल यूज्ड है, कॉपर प्लस HCl, तो ये रिएक्शन एक गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, केन शुगर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। सिंपल सा आंसर है, जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो वो उनमें टूट जाता है जिससे मिलके वो बना था। तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके ही तो वो सुक्रोज बना था। तो आंसर है जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज में वापस टूट जाएगा। तो सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, 1 molecule on sucrose on hydrolysis gives 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose। हाँ, ये वही पॉलीमर का, जैसे अभी मैं जो आपको बातें बता रहा था कि जिससे एनसीईआरटी के चैप्टर्स आते हैं उनके लिए क्वेश्चन गलत तो हो ही नहीं सकता। जिसको पता है कि ये पॉलीमर है, ये इसकी मोनोमेरिक यूनिट है, और बस एनसीईआरटी वाली भी याद है, ये नहीं कि इधर से वो भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, इतनी सारी पॉलीमर। इस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी भी जिसने कर रखी है तो उसे याद करने वाले इन टॉपिक से परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से हमारा काम पूरा होता है। एनसीईआरटी पता होनी चाहिए, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जितने भी पॉलीमर्स इस पेपर में प्रीवियस ईयर में अगर मैं देखूं, सब मिलेंगे एनसीईआरटी में।
इससे पहले मेटलर्जी के जो 2-3 क्वेश्चन थे सब एनसीईआरटी में, कुछ बाहर से नहीं है। तो एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स, इस टाइप के चैप्टर्स के लिए। कह रहा है कि मैच द पॉलीमर ऑफ कॉलम 1 विद द करेक्ट मोनोमर ऑफ कॉलम 2। तो देखो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो पॉलीइथीन ये किससे होता है? इथीन से। हाई डेंसिटी पॉलीथीन इथीन का ही तो पॉलीमर होगा, इथीन को पॉलीमराइज कर दो तो पॉलीइथीन बन गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नियोप्रीन। देखो नियोप्रीन की बात करी जाए तो ये क्लोरोप्रीन मोनोमेरिक यूनिट से ये नियोप्रीन बनता है। नेचुरल रबर की बात करी जाए तो आइसोप्रीन से बनता है। टेफ्लॉन की बात करी जाए तो इसका मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथेन, इथीन है हमारे पास, उस पे चारों पोजीशन पे फ्लोरीन लग गया, उसको पॉलीमराइज कर दो तो टेफ्लॉन बन जाता है। और एक्रिलेन की बात करी जाए तो एक्रायोनाइट्राइल इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है, जिसके पॉलीमराइजेशन से एक्रिलेन बनता है। तो वैसे तो देखो इस क्वेश्चन में जैसे हमें वैसे तो याद ही होनी चाहिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर जैसे मान लो बाई चांस कोई कंफ्यूजन भी हो रही है तो देखो नाम ही आपको हेल्प कर देगा। जैसे एक्रिलेन आ गया तो एक्रायोनाइट्राइल, टेफ्लॉन, फ्लोरो, टेट्राफ्लोरोइथेन से वर्ड ये टेफ्लॉन डिफाइंड है, पॉलीथीन से इथीन आ गया, नियोप्रीन नेचुरल रबर का थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ता है। तो जिसे एनसीईआरटी के भी मोनोमेरिक यूनिट्स याद हैं उससे उनका ये सारा काम पूरा हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स एनसीईआरटी से पढ़ना, उसके लिए क्वेश्चन से बहुत सिंपली हो जाते हैं। देखो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच टाइप ऑफ डिटर्जेंट्स। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल्स की अगर बात करी जाए किस टाइप के डिटर्जेंट्स उसमें यूज होते हैं, तो देखो सिंपल सा आंसर है नॉन आयनिक डिटर्जेंट से को बनाने। देखो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल खुद एक नॉन आयनिक कंपाउंड है, स्टेरिक एसिड के साथ इनकी रिएक्शंस होती हैं और उससे फिर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल्स को यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स मतलब जिसके अंदर कोई कैटायनिक एनायनिक एंड चार्ज एंड्स ना हो, उनको नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स बोला जाता है, जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल्स को यूज किया जाता है इनको प्रिपेयर करने के लिए फॉर नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अभी मैं आपको इस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा था कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन, उसके ऊपर कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, वो उस पर कनेक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ये तो है वो हाइड्रोजन को हटा के एज अ इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह पे लगता है, तो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल ने किया, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। उसका एग्जाम्पल इनमें से क्या है? देखो कपलिंग रिएक्शन या डायजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन तो उसके एग्जांपल्स नहीं होते। ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटाइलाइड होगा, जैसे ये है हमारे पास NH C डबल बॉन्ड O CH3, इसका अगर मैं ब्रोमिनेशन कराता हूं तो ये जो नाइट्रोजन है इस पे लोन पेयर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी पैरा पोजीशन पे आके यहां पे ब्रोमीन लग जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल होता है, मतलब Br एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहां इसकी पैरा पोजीशन पे आके कनेक्ट हो गया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो ब्रोमिनेशन है उसमें Br एज Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करके यहां पर उसकी पैरा पोजीशन पे आके कनेक्ट हो रहा है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं CUET के। क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रिकी भी, मतलब क्वेश्चंस उतने नहीं आ रहे, बेसिक नॉलेज भी है, तो चीजें हो रही हैं। कुछ चैप्टर्स हैं जिसको हम बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, छोड़ देते हैं चीजों को, जैसे NCERT वाला पार्ट हो गया उसको छोड़ दिया, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो लाइन से एज इट इज उठ के आते हैं, हमें उतना भी रिस्क क्यों लेना है भाई? सिर्फ कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स के साथ साथ ये 2-3 चैप्टर NCERT से रीड करने वाले एक बार कर लो, कहानी खत्म है, सब कुछ सेट हो जाएगा उससे। ये क्वेश्चन सही होते हैं, 4-5 क्वेश्चन भी सही होते हैं, एक बड़ा जंप दिख जाता है स्कोर में। तो ये चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किसी भी चैप्टर को लाइटली मत छोड़ो। तो ऐसे आगे भी सेक्शंस में हम क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।